आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस करेंगे, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कहने पर ही प्रेसिडेंट जो है एक्शन लेते हैं। यानी कि प्रेसिडेंट अब कोई भी फंक्शन खुद से नहीं कर सकते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ही काम करते हैं। वो खुद से कोई भी डिसीजन नहीं लेते हैं प्रेसिडेंट, ये आर्टिकल 74 कहता है। और प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो भी एडवाइस दी गई है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, उसको रिकंसिडर के लिए बोल सकते हैं। यानी कि जैसे कोई भी अगर एडवाइस प्रेसिडेंट को अच्छी नहीं लगती है तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिटर्न कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप इस एडवाइस को रिकंसिडर कीजिए। हालांकि उसके बाद जो भी एडवाइस दी जाती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग होती है, उन्हीं के अनुसार प्रेसिडेंट को काम करना होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस के अगेंस्ट प्रेसिडेंट नहीं जा सकते हैं, ये आर्टिकल 74 कहता है। जो भी मिनिस्टर्स के द्वारा एडवाइस दी जाती है प्रेसिडेंट को, उसके अगेंस्ट कोर्ट में कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं चलाई जा सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने प्रेसिडेंट को किसी स्टेट में स्टेट इमरजेंसी लगाने को एडवाइस दिए हैं, तो इसके अगेंस्ट वो स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो कोर्ट में नहीं जा सकती है और ये नहीं कह सकती है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा जो एडवाइस दी गई है वो मालाफाइड है, यानी कि गलत इंटेंशन से ली गई है। इसके अगेंस्ट वो स्टेट गवर्नमेंट कोर्ट में नहीं जा सकती है, ये आर्टिकल 74 कहता है। और आर्टिकल 75 ये कहता है कि प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करेंगे और जो भी दूसरे मिनिस्टर्स हैं उनको भी प्रेसिडेंट के द्वारा एडवाइस की जाएगी। हालांकि किन मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है इसके नाम जो है वो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को बताते हैं और उसी के अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को ओथ दिलवाते हैं और उनको अपॉइंट करते हैं। 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो स्ट्रेंथ है उसको लिमिट करती है, 91st अमेंडमेंट एक्ट। और इसके तहत टोटल जो लोकसभा है उसकी 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। यानी कि लोकसभा की जितनी भी सीट्स हैं, जैसे कि 543 अभी है, इसके 15% ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो सकते हैं। इससे ज़्यादा मिनिस्टर्स को अपॉइंट नहीं किया जा सकता है। 15% कितना हो जाएगा? 543 के अगर हम 15% निकालेंगे तो 10% तो 54.3 हो जाएगा और 5% इसका हाफ करेंगे तो 27 होगा। ऐड करेंगे, ये 10% हो गया, ये 5% हो गया, इसको ऐड करेंगे 81, यानी कि 81 से ज़्यादा मिनिस्टर्स नहीं हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट 81 से ज़्यादा मिनिस्टर्स को अपॉइंट नहीं कर सकती है, इससे ज़्यादा मिनिस्टर नहीं होते हैं। अभी वर्तमान में 72 मिनिस्टर्स हैं मोदी 3.0 में, यानी कि जो नरेंद्र मोदी की ये थर्ड टर्म है इसमें अभी 72 मिनिस्टर्स हैं। 82 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, ये 82 से कम ही है।
अगर किसी मिनिस्टर को डिफेक्शन के ग्राउंड पे डिस्क्वालीफाई किया गया है, किसी पार्लियामेंट के मेंबर को डिफेक्शन के ग्राउंड पे उनको डिस्क्वालीफाई किया गया है, तो वो मिनिस्टर बनने के लिए भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। यानी कि वो मिनिस्टर नहीं बन सकते हैं जिनको डिफेक्शन के आधार पे, जो 10th शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताती है। और इसके तहत अगर कोई भी मेंबर डिस्क्वालीफाई हुए हैं, वो मिनिस्टर भी नहीं बन सकते हैं। और जो भी मिनिस्टर्स होते हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके जो भी मिनिस्टर्स हैं, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, दे होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी कि जब तक प्रेसिडेंट खुश हैं मिनिस्टर से, तब तक वो अपने पद पे रह सकते हैं। और जब भी चाहे प्रेसिडेंट अपनी इच्छा के अनुसार मिनिस्टर्स को रिमूव कर सकते हैं। हालांकि देयर इज़ अ कैविएट, वो आगे हम जानेंगे कि कब प्रेसिडेंट मिनिस्टर्स को उनकी ऑफिस को कैंसिल कर सकते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के प्रति, और जो मिनिस्टर्स हैं उनको ओथ ऑफ ऑफिस और ओथ ऑफ सेक्रेसी वो प्रेसिडेंट ही दिलाते हैं। जो भी मिनिस्टर्स बनते हैं उनको दो तरह की शपथ लेनी होती है, एक ओथ ऑफ ऑफिस और सेकेंड है ओथ ऑफ सेक्रेसी। A minister who is not a member of the parliament for any period of 6 months shall cease to be a minister। यानी कि वैसे मेंबर्स जो वैसे मिनिस्टर्स जो दोनों हाउस के मेंबर्स नहीं हैं, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर नहीं हैं, उसके बावजूद भी इन लोगों को मिनिस्टर्स बनाई जा सकती है। हालांकि 6 मंथ्स के अंदर ही इनको दोनों में से किसी भी हाउस का मेंबर बनना होता है। और अगर वो 6 मंथ्स के अंतर्गत अगर किसी भी हाउस के मेंबर नहीं बनते हैं, तो उनकी मिनिस्ट्री जैसे ही 6 मंथ्स कंप्लीट होती है, उनकी मिनिस्ट्री चली जाती है। ये एक बहुत ही अच्छा प्रोविज़न किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। ये 2007 में यूपीएससी के द्वारा क्वेश्चन पूछा गया था, असर्शन और रीजन दे करके। ए में ये बोला गया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द यूनियन ऑफ इंडिया इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल टू लोकसभा एंड राज्यसभा। क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल होते हैं? नहीं, सिर्फ लोकसभा के प्रति होते हैं, राज्यसभा के प्रति नहीं होते हैं। यानी ये असर्शन जो है वो रॉन्ग है, फल्स है। रीज़न, इसके लिए रीज़न ये दिया गया था इस क्वेश्चन में कि जो लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स हैं आर एलिजिबल टू बी मिनिस्टर ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। यानी कि अगर कोई भी मेंबर लोकसभा का हो और राज्यसभा के भी हो, वो दोनों ही मेंबर्स मिनिस्टर्स बनाए जा सकते हैं। हाँ, ये सही है, ये रीज़न सही है। तो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं।